नमस्कार, आप देख रहे हैं आपीवाई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर प्रिया यादव। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश सिंह सर, जो कि एडीजीपी थे पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस में शिमला में। और आपने सर का इंटरव्यू हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा, लेकिन तब जो है ये पुलिस सर्विस में थे, आईपीएस में। और अब जो सर हैं पीला रंग पहन चुके हैं और आप देख सकते हैं पीले रंग का गमछा इनके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर पहले तो ये बताइए कि पूरा अभी पता चल गया कि आप जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनसुराज ही क्यों? सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। जहां तक जनसुराज की बात है कि जनसुराज का मतलब समझिए कि जनता का राज, जनता का राज। यहीं की मिट्टी से हम संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, यहीं के सरकारी स्कूलों में पढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं और हमारे जैसे हजारों हजार संख्या में बिहार के आईएएस आईपीएस इंजीनियर्स डॉक्टर्स देश के विभिन्न राज्यों में जाकर और विकास की गाथा लिख रहे हैं। हमें इस बात की पीड़ा हो रही थी और मैंने देखा कि इसी तरह की पीड़ा प्रशांत किशोर जी के भी मन में है और वो भी चाहते तो दुनिया के किसी देश में बहुत आराम से जीवन जी सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीड़ा उनको भी सता रही थी और वो एक कंफर्ट जोन से अपने निकल के और हजारों करोड़ की अपनी धनराशि जो कमाए हैं आकर बिहार में अपने कैंपेन को सपोर्ट करने लगाए हैं। तो मुझे लगा कि चंपारण से शुरू हुआ ये जो अभियान है, कहीं ना कहीं मुझे उनमें गांधी जी की झलक दिखी और मुझे लगा कि अगर चंपारण से एक गांधी निकल गया है तो मैं सारण का रहने वाला हूं और सारण ने जयप्रकाश दिया है इस देश को। मेरा भी नाम मेरे पूर्वजों ने जयप्रकाश दिया रखा है, तो अब ये समय है कि जयप्रकाश को भी इस मुहिम में आना चाहिए और इस तरह से मैंने जनसुराज चुना, क्योंकि जनसुराज ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलने की बात करती है। सबका बराबर भाव से यहाँ पर स्वागत है, सम्मान है और बिहार के जो बुनियादी मुद्दे हैं जैसे है गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, इसकी बात करती है। दूसरे लोग जातियों में समाज को बांटने का और तोड़ने का, कोई धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांटने की बात करता है, ये सबको एक साथ जोड़ने की बात करता है। कौन बात करता है सर? बाकी जो गठबंधन है एनडीए इंडिया दोनों, कोई जाति के नाम पर बांटता है, कोई धर्म संप्रदाय की बात करता है, कर तो रहे हैं दोनों ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सबका स्वागत है, सबका सम्मान है और आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जी के मीटिंग्स में भी, रैलियों में, आप नहीं कह सकते कि किसी जाति वर्ग का आदमी है या किसी धर्म विशेष का आदमी है, सभी हैं। तो सच में अगर सच पूछा जाए तो सबका साथ और सबका विकास मूलतः इसी में है, क्योंकि हमारा स्लोगन है जय बिहार जय जय बिहार। तो इसमें पूरा बिहार सम्मिलित है, इसमें ए टू जेड सभी लोग हैं। ए टू जेड सभी लोग हैं। सर आपने एडीजीपी की जो नौकरी छोड़ी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक मुसीबत भी तो लगी होगी कि इस टाइम पे नौकरी छोड़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा हूँ। जैसे आपके मन में आया होगा कि अगले चुनाव में भी उतर सकता हूँ, तो इसी चुनाव में आप आए और नौकरी छोड़ने के बाद आपका अनुभव क्या है बिहार में, ये भी बताइए। देखिए, आपने सोशल मीडिया में तो देखा ही होगा, मैं 10 जुलाई को मैंने वीआरएस लिया और फिर आते आते यहाँ पर 15 को आया सारण, 18 को मैं जनसुराज ज्वाइन किया और 23 को विधानसभा का घेराव था, उसमें हम लोग थे, प्रशांत जी के साथ ही थे। वो मुझे उससे याद आया कि बिहार पुलिस ने वहाँ पे एडीजीपी साहब के ऊपर लाठी उठाने का जो है काम किया, उस पे नहीं, एडीजीपी पे तो लाठी नहीं उठी थी। पहली बात है कि मैं शायद थोड़ी चोट लगी थी। मैं एडीजीपी तो था नहीं उस समय, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो पुलिस बल है उसको क्या पता कि कौन एडीजी है और कौन जज है, कुछ भी वो तो पता नहीं है। तो इसलिए वो लाठी जो उठी थी ना मेरे शरीर पे ये था, तो ये जनसुराज की कार्यकर्ता पर लाठी उठी थी। इसलिए मेरी शिकायत पुलिस से नहीं है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से है। कार्यशैली ये है कि अगर भीड़ को तितर बितर करना ही है तो ऐसा बल प्रयोग करना चाहिए कि वो घातक ना हो, जानलेवा ना हो। आप डिस्पर्स करने के लिए अगर बल प्रयोग करते हैं तो आप पैर पे मारिए, पीठ पे मारिए तो समझ में आता है, आप सिर पे मार रहे हो
एक लाठी, लाला लाजपत राय का डेथ एक लाठी से हो गया था। आप सिर पे मार रहे हो प्रदर्शनकारियों को जो निहत्थे हैं और केवल अपनी मांगों को, गरीबों को 94 लाख लोगों को 2-2 लाख देने की बात नीतीश कुमार ने वादा किया था और गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात की थी। उस मांगों को नहीं पूरा करने के बाद हम लोग वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो ज्ञापन देने जा रहे थे, शांतिपूर्ण और बिल्कुल कोई किसी के पास हथियार डंडा कुछ नहीं था। तो इस पे सिर पे मारने का कोई मतलब नहीं था। तो ये दिखाता है कि या तो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर नहीं है या उनमें संवेदनशीलता का अभाव है। तो सर, आपने लाला लाजपत राय का नाम लिया। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उनको लाठी की वजह से मौत हुई, और आज में बिहार सरकार का शासन है और इसकी वजह से काफ़ी जो बीपीएससी की प्रोटेस्ट भी हुई हैं या जितनी भी अभी भी, जैसे आज भी एक प्रोटेस्ट बीपीएससी की टीआरई की कुछ चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये लाठी चार्ज वाला सिस्टम, क्योंकि आप पुलिस सर्विस में भी रहे हैं, कितना सही है? क्या बंद होना चाहिए? क्योंकि जब लाठी हाथ में आती है तो भले ट्रेनिंग मिलती है कि आपको कितना चलाना है, लेकिन अगर ज़्यादा चल जा रहा है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कितनी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि निहत्थे जो लोगों पे आप इस तरह से वार कर रहे हैं, मैं इसका दूसरा एंगल से देखता हूँ। मान लीजिए कि 15 से 20 हज़ार लोग थे, मुझे लग रहा है इसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग तो नीतीश कुमार जी की सरकार को वोट दिए होंगे। उन्हीं की वोट से अब सरकार बनाए हैं, सरकार में आए हैं। हम 50% भी मान लें लोग दिए हैं, तो इतने लोगों का वोट, जिनके वोट से आप सरकार में आए हैं और उनको कुछ वादा किए हैं देने का, और वादा नहीं पूरा होने पर वो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे हैं, और ऐसे निहत्थे लोगों पर आप बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी चला रहे हैं, ये कौन सा प्रजातंत्र है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका आत्मविश्वास ख़त्म हो गया है, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, और सरकार सोच रही है कि किसी तरह से हम जनता की आवाज़ को दबाएं। तो ये जनता की आवाज़ ये बिहार है, यहाँ से जयप्रकाश नारायण पैदा हुए हैं। लाठी डंडे से जनता की आवाज़ नहीं रुक सकती। और प्रशांत किशोर जी के रूप में तो हमारे पास एक गांधी भी मिल गया है, ये आवाज़ रुकने वाली। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के रूप में आप लोग को गांधी दिख रहे हैं। गांधी ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप देखिए ना, महाभारत की लड़ाई हुई थी। महाभारत की लड़ाई में कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, 11-12 लाख सेना थी। पांडवों की सेना मुश्किल से 6-7 लाख थी। 11-7 18 लाख सेना थी पूरी महाभारत में, 6-7 लाख की सेना थी, काफ़ी अंतर था। और श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना भी कौरवों को दे दी थी, दुर्योधन को। श्री कृष्ण की पूरी सेना जो द्वारिका गणराज्य की सेना थी वो पांडवों के साथ नहीं थी, कौरवों के साथ थी। इसके अलावा उनके पास भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण विकर्ण, कौन नहीं था, लेकिन उनके पास कृष्ण नहीं थे। कृष्ण नहीं थे। तो जन सुराज के पास कृष्ण है, कृष्ण है। और उस कृष्ण ने तो कहा था कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। हमारे कृष्ण ने हथियार नहीं उठाने का संकल्प नहीं लिया है। हमारे कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी है जिसका प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात है कि स्वयं की नारायणी सेना भी तैयार हो रही है। तो हमारे पास कृष्ण भी है, उनके पास, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है और नारायणी सेना भी है। अकेले कृष्ण बिना सुदर्शन चक्र और नारायणी सेना के पांडवों को विजय दिला दिए। यहाँ तो कृष्ण, सुदर्शन चक्र और नारायणी सेना है, हमारी विजय निश्चित होगी। विजय निश्चित है, मतलब 2025 चुनाव में जनसुराज की विजय निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है। सर, आप छपरा से लड़ने वाले हैं विधानसभा चुनाव इस बार 2025 का। छपरा में मेन प्रॉब्लम्स आपको क्या लगती हैं अभी, क्योंकि आप आए हैं और आप पहले से भी दौरा कर रहे हैं जगह का, ऐसा नहीं आप जब सर्विस में थे तब भी आप आते रहते थे, तो आपने क्या मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छपरा से लड़ना मेरा तय नहीं है। अच्छा। मैंने बिना शर्त जनसुराज ज्वाइन किया है, जनसुराज पार्टी के विजन को देखकर, और बिहार बदलाव में भागीदारी के लिए मैंने ज्वाइन किया है। कोई ये नहीं है कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा। अच्छा, चुनाव का लोभ नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये तय नहीं है। ये तय शीर्ष नेतृत्व करेगा। अगर ये कहते हैं कि लड़ना है तब प्रश्न आएगा कि कहाँ से लड़ना है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैं तो आपको मालूम है आईपीएस से पहले फौजी भी था, पुलिस आर्मी में भी था। तो हम लोग अपने जनरल से सवाल नहीं करते हैं।
जनरल ने जो कह दिया वो वही फाइनल है। तो वो कहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, कहेंगे कि नहीं लड़ना है तो कोई और भूमिका देंगे, जो भूमिका देंगे उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। अगर लड़ना है तो हम कह देंगे कि आप ही तय कर लीजिए कि कहाँ से लड़ना है, जहाँ से कहेंगे वहीं से लड़ना है। अब आ गया दूसरा प्रश्न। लेकिन ये बात सही है कि मेरा गृह जनपद सारण है, छपरा मुख्यालय है, तो छपरा की समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं छुट्टियों में आता था तो यहाँ लोगों से मिलना जुलना रहना होता है। छपरा शहर देखिए, एक तरफ से गंगा जी हैं और बाएं तरफ लो लाइंग एरिया था, काफ़ी बरसात में डूब जाता था। तो एक लीनियर इसका डेवलपमेंट हुआ है, ब्रह्मपुर से लेकर हजारी अपना भिखारी चौक तक पूरा लंबे समय, जैसे पटना सिटी का डेवलपमेंट हो उसी तरह से छपरा का भी डेवलपमेंट हुआ। विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से पुराना शहर है, पौराणिक शहर है, तो सकरा शहर है, बहुत कंजेशन है यहाँ। और दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पर जो खनुआ नाला था, जल भराव जल को निकालता था, उसमें भी दिक्कत हो गई। ये अब ब्रिटिश टाइम वाला वही। हाँ, तो उसमें भी इंक्रोचमेंट वगैरह हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या जो छपरा शहर की है, जल भराव की है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, एक बारिश में पूरा शहर जो है नाले में तब्दील हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा कि यहाँ का जो नगर निगम है, हर बार नगर निगम का चुनाव होता है और सब उम्मीदवार कहते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम सेवा भाव से आए हैं और छपरा को सिंगापुर बना देंगे। अब सिंगापुर तो दूर रहा, हमको लगता है कि छपरा की मैं तो अफ़गानिस्तान गया नहीं हूँ, बट जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आज बिहार ही नहीं, भारत के सबसे गंदे शहरों में छपरा शुमार हो गया है। यही स्थिति रही तो इसकी तुलना हो सकता है कि कल को अफ़गानिस्तान जैसे देशों से करनी पड़ सकती है। इतनी यहाँ पर दिक्कत है, इतनी गंदगी है। हथुआ मार्केट जो यहाँ का दिल होता था, अभी 1 घंटा पहले मैं हथुआ मार्केट में ही था। हथुआ मार्केट में चलना मुश्किल है, इतनी बदबू आ रही है। दुकानदारों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो कह रहे हैं सर बदबू के कारण हमारे दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए हैं और हम लोग अब क्या करें, यही मेरा रोजी रोटी है। इसलिए किसी तरह से हम दुकान के दरवाजे पर वो कर्टन लगा के ट्रांसपेरेंट हम लोग भीतर बैठे हुए कि कोई तो ग्राहक आ जाए, ये स्थिति है। और विधायक से पूछिए तो मेयर को दोष देगा, मेयर से पूछिए तो विधायक को दोष देगा, और काउंसलर से पूछिए तो वो मेयर को दोष देगा। सीएन गुप्ता जी, जैसे आप जानते हैं डॉक्टर सीएन गुप्ता जी यहाँ से विधायक हैं, तो उनका आप काम देख रहे हैं यहाँ पे? जैसे आपने तो समस्या बता दी कि अगर रोड सी सही नहीं है और वाटर लॉगिंग हो रहा है, मतलब विधायक जी का काम तो सही नहीं चल रहा है। आप तो हमारे से इंटरव्यू से पहले भी यहाँ के और लोगों से शायद बात किए होंगे या बात करेंगे। आप खुद ही पूछिएगा लोगों से कि 10 साल से डॉक्टर सीएन गुप्ता जी विधायक हैं और 10 में उनको कितना नंबर दे रहे हैं आप। मैं नहीं समझता हूँ कि 100 में 10 आदमी भी उनको 10 में 2 नंबर देगा। ये हालत है। हाँ, 100 आदमी से पूछिएगा तो 10 आदमी भी उनको 2 नंबर नहीं देगा। 0 और 1, कुछ लोग माइनस भी बोलेंगे अति उत्साह में। ये हालत है यहाँ पे शहर का। और गलियों में चले जाइए, पतली पतली एक तो गलियाँ हैं, गलियों में चले जाइए। अभी कई जगह जो सड़कें बनी है, दूसरे तरफ अगर सड़क अभी कंप्लीट नहीं हुआ तब तक पिछला उखड़ने लगता है। अगर एक गली को सड़क को कंप्लीट होने में 3-4 दिन लगेगा, अभी उधर पूरा नहीं हुआ कि उखड़ने लगता है। इस तरह से मतलब यहाँ पर करप्शन है। करप्शन का आलम ऐसा है कि एकदम मुझे लग रहा है कि शहर के लोग मजबूर हैं इस तरह का अमानवीय जीवन जीने के लिए। और मैं दूसरे शहरों का तो नहीं जानता हूँ, बट मुझे बहुत पीड़ा होती है। हम शहर में रहें ना रहें, हम तो बगल गांव में हमारा घर है, लेकिन हमारा मुख्यालय तो यही है, मंडल मुख्यालय भी है। तो देख की स्थिति बहुत शर्म आती है। और इसलिए जब हमारी बात हुई प्रशांत जी से तो हमने कहा कि सर शहर की बहुत स्थिति ख़राब है। तो उनके मन में भी आया कि छपरा के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए कि शहर में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से करके मैं छपरा भी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि क्या इसका संभावित समाधान निकले। तो ये समस्या है, जलभराव है, सफाई है, क्राइम सर, ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। जब सड़कें पतली पतली है तो ट्रैफिक की समस्या है। क्राइम का आलम यह है
कि दिन दहाड़े कहीं कोई किसी को मार देता है और अभी एक हत्या की को सॉल्व करने की पुलिस प्रयास कर रही है, तब तक दूसरी हत्या हो जाती है, तब तक तीसरी हत्या हो जाती है। मतलब कोई भी सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यही पुलिस फोर्स जो 6 महीना 8 महीना पहले काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, अगर कोई घटना वारदात होती थी तो जल्दी ही वो सॉल्व हो जाता था। और पिछले 5-6 महीने में इतनी गिरावट है कि हत्याएं सॉल्व नहीं हो रही है। अब पुलिस फोर्स तो वही है। ये क्यों सर? मुझे लग रहा है कि देखिए, शासन सत्ता जो है ना इकबाल से चलती है। जब चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग होता है तो जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन में जो लोग होते हैं वो भी चौकस रहते हैं, अपना काम करते हैं। अब आदरणीय माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है क्या हो रहा है बिहार में। उनको प्रधानमंत्री जी का नाम ही भूल जाते हैं कई बार। मोदी जी बगल में बैठे थे, कह दिए अपना वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल दिए। कई बार अपने मंत्रियों को नहीं पहचानते हैं। मुझे लगता है अपने सारे विभागाध्यक्षों का भी नाम नहीं जानते होंगे। तो आपने देखा, ये थे जयप्रकाश सिंह सर, और ये जो है छपरा से या फिर आसपास छपरा के विधानसभा चुनाव इस बार लड़ सकते हैं। वैसे तो सर का कहना है कि इनको कोई अभी लोभ नहीं है कि लड़ना ही है, वो बस सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये पूरी कामना है कि सर को पक्का इस बार चुनाव में अगर लड़े भी तो जीत पूरी अच्छी तरीके से मिलेगी। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और सर की बातें कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और अगर आप छपरा से हैं और आपकी दिक्कतें क्या हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि सर भी वो चीज़ें पढ़ पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहें APY न्यूज़ रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। और आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक